राम नाम सत्य है, ये बात आपने हमेशा सुनी है उस अंतिम यात्रा के दौरान जब एक परिवार एक अपने विशेष व्यक्ति को खो देता है। वो पल बहुत मुश्किल होता है उस पूरे परिवार के लिए, वो क्षण बहुत मुश्किल होता है उस पूरे परिवार के लिए। वो नहीं बता सकना एक परिवार के लिए बहुत आसान है कि वो वक्त किस तरह से बीते। इन सारे पहलुओं पर आज हमारी मौजूदगी यहाँ मोक्ष द्वार पर है और ये बासघाट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने सबसे प्रिय को खोने के बाद यहाँ क्या व्यवस्था उन्हें मिलती है, ये आज हम अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुष्मिता राज कशिश न्यूज़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहाँ हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बासघाट के मोक्ष द्वार के पास है। यहाँ से अब वो तस्वीरों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जब एक परिवार अपने परिजन को या अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोता है, उसके बाद की स्थिति क्या होती है। कई तरह की तस्वीरें सामने आती है। कहा जाता है कि मुश्किल ये क्षण होता है, लेकिन इस मुश्किल पल को कैसे आसान बनाया जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ी पहल फाउंडेशन यानी कि ईशा फाउंडेशन के जरिए की गई है, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। MOU किस आधार पर किया गया, ईशा फाउंडेशन किस तरह से काम कर रहा है और यहाँ पहुँचने के बाद मोक्ष द्वार में उन्हें क्या व्यवस्था मिलने वाली है, यहाँ हम इनके संग से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं, हमारे साथ इनके जो यहाँ पर लोग हैं उनसे हम परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अमरदीप हुआ। मैं ईशा फाउंडेशन से स्वयं सेवक की तरह पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिल्कुल अमरदीप जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत की और प्रवेश करते के साथ मोक्ष द्वार से सबसे पहले मैं चाहूँगी एक एक कर आप हमें दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ क्या व्यवस्था जो परिजन है जब पहुँचेंगे तो मिलने वाली है। जी, ये हमारा मोक्ष द्वार है। यहाँ पे 2 द्वार है, मोक्ष द्वार और वैकुंठ द्वार। यहाँ से आप प्रवेश करिएगा तो आपको इस साइड में जो आप देख रहे हैं 4 शटर, ये शॉप्स की व्यवस्था है। ये अभी हमने इसी महीने शुरू किया है, तो इसलिए अभी ये अब 1-2 हफ्ते में हम ये शॉप्स स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी आपको ज़रूरत की सामान होती है, जो अंत्येष्टि के समय जो भी ज़रूरत की सामान होती है, वो आप शॉप से ख़रीद सकते हैं। फिर आपको इस साइड देख रहे होंगे कैंटीन है, तो खाने के बाद बहुत लोग जो है खाने की रहती है कि क्योंकि घर पे उनके खाना नहीं बनता है रात में, तो वो यहाँ कैंटीन में खाना खा सकते हैं या खाना पैक करवा सकते हैं। खाने में तरह तरह की स्वीट्स और पूरी मेन्यू पहले से डिसाइडेड है? जी, मेन्यू जैसा घाटों पे है, पूरी जलेबी सब्जी वो यहाँ पे है। कितना दाम उसके लिए? 225 रुपये किलो है। क्या किलो जलेबी? कोई भी पूरी के साथ सब्जी कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो 225 रुपये पूरी है और जलेबी जो है आपका वही किलो के हिसाब से पूड़ियाँ देते हैं? किलो, हाँ 225 रुपये किलो पूड़ियाँ। ओके, पूड़ियाँ, हाँ जी। ठीक है, आगे बताइए। और इसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे ये स्टाफ क्वार्टर है। यहाँ हमारे 10 स्टाफ रहते हैं जो यहीं पर रहते हैं, जो यहाँ पे जो फर्नेंस है उनका संचालन करते हैं। दो जो गृह हैं विद्युत शवदाह, उनमें 4 फर्नेंस। जी, इसके बाद ये RO है जो आप देख रहे होंगे, ये RO फिल्टर की व्यवस्था है। इसके बाद ये है आपका लकड़ी शवदाह, जो वुडन फर्नेंस, 6 वुडन फर्नेंस हैं। 3 ग्रह देख रहे होंगे आप, हर ग्रह में 2-2 फर्नेंस हैं, तो टोटल 6 लकड़ी शवदाह है। और इसके उधर इलेक्ट्रिक शवदाह है। ये प्रतीक्षालय भी बनाया गया है यहाँ पे? ये प्रतीक्षालय है, AC प्रतीक्षालय है, वातानुकूलित, ताकि गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे भी तस्वीर देखते हैं। कैमरामैन फिरोज से रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे चले हमारे साथ, और अमरदीप भी हमारे साथ आगे चल रहे हैं, ईशा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। किस तरह से यहाँ पर काम हुई है वो तस्वीरों के माध्यम से ज़्यादा जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुँचा पाएंगे। और देखिए यहाँ पर लकड़ी शवदाह गृह हमें नज़र आ रहा है, यानी कि वुडन क्रेमेटोरियम ज़रूर है यहाँ पर, जहाँ यहाँ लोग ज़रूर पहुँचते हैं। और जो व्यवस्था दी जा रही है, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई। बहुत ही साफ़ सुथरा ये पूरा जगह नज़र आ पा रहा है, और यहाँ जो व्यवस्था है वो सच में सराहनीय है। क्योंकि देखिए जिस पल में जब यहाँ पर परिजन पहुँचते हैं, वो पल सोचने और समझने का नहीं होता है। ये सारी व्यवस्था और ये सारी कह सकते हैं कि जिम्मेदारी ईशा फाउंडेशन ने ले ली है। इसके आगे ये लकड़ी शवदाह गृह 3 है। जी, लकड़ी शवदाह रहती है। जैसा आपने साफ़ सफाई का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ हाउस कीपिंग स्टाफ हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि रोड हमेशा क्लीन रहे और वाटर लॉगिंग ना हो। अभी कल बारिश हुई थी तो भी हमने पूरी तरह से इसे साफ़ सफाई का ध्यान रखा है।
ऐसे लकड़ी शब्दागृह कितने हैं यहाँ पे? ये तीन सौदागर है, जिसमें एक में 2 है, तो टोटल 6 फर्नेंस है, वुडन फर्नेंस, 6 वुडन फर्नेंस है यहाँ पे। और पीछे वो पूरा मशीन आपने लगा रखा है। जी, ये वुडन फर्नेंस में ये आप देख रहे होंगे, ये स्क्रबर यूनिट है, ताकि जो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन हवा में ना जाए, एटमॉस्फेयर में ना जाए। तो जो भी बॉडी जलती है उनके बाद जो उनका कैल्शियम और पोटेशियम मिनरल्स निकलते हैं वो हवा में ना जाए और केवल CO2 हवा में जाए, इसके लिए स्क्रबर यूनिट है जो वाटर स्प्रिंकल होता है और सभी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो नीचे पानी में जम जाती है। और ये काम इसी तरह से कर रहा है। जी जी। अच्छा, इसके लिए जो पेमेंट या फिर जो प्रोसेस है खर्च की, वो आप शुरू में ही इंक्लूड रखते हैं? जी, यहाँ पे फिक्स चार्जेस है 3500 प्लस जो लकड़ी का खर्च है। इसमें काफ़ी कम लकड़ी खर्च होती है ट्रेडिशनल के कंपेयर में। 150 kg लकड़ी में आपका हो जाता है, ट्रेडिशनल में आपका 250 to 350 kg लगता है। अच्छा, ये ज़्यादा सहूलियत क्यों है लकड़ी वाले से, अगर इसमें और बता पाएँ आप तो? देखिए, सहूलियत एक तो हम चाहते हैं, जैसा सरकार भी चाहती है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है तो पॉल्यूशन ना हो, तो इसलिए जो है एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़, लकड़ी कम लग रही है आपकी, और तीसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कम समय में आपका हो जाता है। ये आपको 1.5 से 2 घंटे में आप आके अस्थियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने वो पूरा शेड भी बना रखा है ताकि जब ये प्रक्रिया चल रही हो तो उनके परिजन को थोड़ी सहूलियत मिल जाए। जी, शेड है ताकि इसको बारिश धूप से बचाया जा सके। इलेक्ट्रिक है ये, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ब्लोअर है। और तो ये इलेक्ट्रिक वाले आपके पास 2 हैं? इलेक्ट्रिक वाले उस साइड में है। अब जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो इलेक्ट्रिक है, ये वुडन फर्नेस अच्छा, है। ये वुडन ये लकड़ी वे बेस्ड ही है। लकड़ी के ऊपर शव को रखा जाता है और वो अंदर फर्नेस खुलता है, उसके अंदर जाती है। और ये मतलब खुले में नहीं हो रहा है, खुले में नहीं हो रहा वो अंदर जाके ही नहीं, process है। है। हाँ, ताकि जो खुलने वाला अलग है वो। हाँ, खुलने वाला अलग है, लास्ट में है। वहाँ पे 8 डेड बॉडीज एक साथ हम कर सकते हैं। वो ट्रेडिशनल वे में वहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, वो ट्रेडिशनल वे में। हाँ, दिस इज़ वुडन वे, और ये एनवायरनमेंटल के हिसाब से बनाया गया है। तो लेकिन खुले में तो सारा पोल्यूशन हवा में ही जाता है, तो इसीलिए उसको ट्रेडिशनल वे बोला जाता है। देख रही हूँ वहाँ एक तस्वीर रखी है, आप बता पाएँ तो? जी, लिंग भैरवी हमारी देवी हैं। इनकी स्थापना सदगुरु ने की थी कोयम्बटूर में, और उन्हीं की ये प्रतिमा है। और इनके उद्देश्य यहाँ पर रखने की? जी, जो भी रिचुअल्स, जो भी यहाँ पे आते हैं, अंतिम सौदा होने से पहले हम इनकी आरती लेते हैं और उसके बाद जो है हम रिचुअल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं देख रही हूँ दीवारों पर भी कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पर है, इसके कुछ मकसद है या फिर? जी, जैसा कि तमिलनाडु में आप देखेंगे, हर जगह आपको वहाँ भी, चाहे कोयम्बटूर में जाइए, हर जगह जो है ये एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन सब साइन के होते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे स्नेक है। ये अगर आप इसके डीप मीनिंग में जाइएगा तो ऊपर आप सन देख सकते हैं और साइड में मून देख सकते हैं। तो ये जो हमारा चक्रा होता है हमारे बॉडी में, तो बीच में अनाहता चक्रा होता है। जो 3 ऊपर होते हैं वो एनर्जी ऊपर से नीचे को डिसीड करते हैं, जो डिसेंड करते हैं, और जो 3 है चक्रा उनसे ऊपर की ओर आते हैं। तो वो जो स्नेक देख रहे हैं वो ऊपर एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, उसको सिग्निफाई कर रही है। और जो ट्रायंगल है वो एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी नीचे को आ रही है, उनको सिग्निफाई कर रहे हैं। तो ये सिंबल का एक मीनिंग है। ये सदगुरु। बिल्कुल, तो सारे कुछ यहाँ पे जो भी है वो सिंबॉलिक है और मीनिंगफुल है। क्या इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? आगे अंदर रास्ता है? ठीक है, चलिए हम लोग एक बार बाहर से आगे चलते हैं, क्योंकि हमने लकड़ी की क्या प्रोसेस है वो देख ली है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सही तरीके से तमाम वो व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, और कोई भी इंतज़ाम वो परिजनों को नहीं करना है। जो परिजन यहाँ पर पहुँचेंगे वो सारी व्यवस्थाएँ आपको फाउंडेशन की तरफ से ही दी जाएगी। आगे अमरदीप जी और क्या हमें दिखने वाला है अगर हम बात करें तो, क्योंकि 2 तस्वीरें भी हमने देख ली है और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें सहूलियत हमें नजर आ रही है अब तक की तस्वीरों में। आगे विद्युत शवदाह-गृह है? विद्युत शवदाह-गृह है। जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये शव गृह है, मॉर्चरी रूम। अगर ज़्यादा शव आ जाते हैं तो हम उनको यहाँ पे फ्रीजर की व्यवस्था होगी, उनको यहाँ पे हम एक तरह से वेटिंग में होंगे तो यहाँ रख सकते हैं। फिर ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, विद्युत शवदाह-गृह। जैसे इसमें देख सकते हैं, ये हमारे पास 2 फर्नेस इसके अंदर हैं, और ऐसे 2 गृह हैं हमारे। ये क्रेमेटोरियम 1 है। इसमें 1 घंटे में आपका जो है
सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो आप 1 घंटे बाद आके अस्थियाँ ले सकते हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर सारे प्रोसेस हो जाएगा। जी 1 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। और इसके जो चार्जेज है वही 3500, इसमें लकड़ियाँ नहीं लगती हैं। 3500 प्लस जो आपका पंडित का चार्ज और मुखाग्नि अगर आप चाहते हैं लेना तो मुखाग्नि का चार्ज। अजीब सी शांति यहाँ पर है और जो वॉलंटियर्स थे वो यहाँ पर काम भी करते हैं, आपको नज़र आएंगे। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर सहूलियत हो रही है, जो व्यवस्थाएं की जा रही है, उनमें वॉलंटियर्स का क्या योगदान रहता है आपके लिए? जी यहाँ पे वैसे तो हमारे ये सब स्टाफ हैं, यहाँ मोस्टली स्टाफ हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो इसकी देख रेख जो है देखते हैं अच्छे तरीके से सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो। अच्छा अमरदीप जी, मैं जानना चाहूँगी कि ईशा फाउंडेशन, अगर लोग जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहें कि ये फाउंडेशन क्या है और कैसे काम कर रहा है और इस क्षेत्र को ही आपके फाउंडेशन ने क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या बताएंगे? जी ईशा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। जो इनके फाउंडर हैं सदगुरु, उन्होंने एक सपना देखा था विश्व के सभी लोगों तक एक बूंद योगा पहुँचे। तो इसके तहत उन्होंने काफ़ी सारे जो योगा प्रोग्राम है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो योगा के क्षेत्र में, फिर इसके बाद जो है सामाजिक क्षेत्र में भी, मतलब इनका कहना है जो योग करते हैं, जो योगी हैं, जो साधु हैं, उनका काम केवल योग नहीं है, समाज में सभी चीज़ों का अच्छी तरह से संचालन हो, ये चीज़ भी देखना है। तो हमने काफ़ी क्षेत्र हैं जिनमें ईशा फाउंडेशन काम करी है। जैसे आपका कावेरी कॉलिंग हुआ, इसमें कावेरी नदी के अलॉन्ग जो है 242 करोड़ पेड़ लगाने का एक हमारा संकल्प है। बस इतना ही नहीं, हमारा है कि हम पूरे विश्व में जो मिट्टी है, मिट्टी सेव सॉइल एक मूवमेंट है जिसके तहत जो केमिकल रहित फूड लोगों तक पहुंचाना, सेव सॉइल हुआ, फिर उसके बाद आपका कावेरी कॉलिंग है, फिर इसके बाद आपका 3 तरह के स्कूल चलते हैं, ईशा विद्या जिसमें स्कॉलरशिप स्कूल मिलती है। अमरदीप जी, आगे भी मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बिहार के लिए, राजधानी पटना के लिए सरकार से आपने किस तरह से पहल की। उसके पहले मैं चाहूँगी एक बार अपना परिचय, आपके साथ जो लोग हैं, आपके जो सहयोगी, उनका एक बार परिचय हमें बताइएगा। जी ये मधुरंजन जी हुए, ये ईशा कोयम्बटूर से आए हैं। ये 20 साल से काइंस थानम जो सौदा से जुड़े हुए हैं, वहाँ 32 क्रेमेटोरियम चलता है ईशा तमिलनाडु में। तो उनकी देख रेख, उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। ये यहाँ आए हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये अतुल जी हैं। अतुल जी पहले दिल्ली में काम करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में। तो इन्होंने अभी बिहार में हमारे जो है 7 और प्रोजेक्ट हैं जो बनने वाले हैं। एक दीघा में, भागलपुर में, सहरसा में नेक्स्ट मंथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, छपरा में, फिर आपका सिमरिया घाट पे और गया में। तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी चीज़ है वो अन्ना देख रेख करेंगे। जी तो देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि टीम तो बहुत बड़ी होगी, जिस तरह से अगर सहयोग की बात करें, अलग अलग क्षेत्र से सभी लोग जुड़कर यहाँ पर आए हैं, बिहार को कितना समझ पाए कि ये जो साक्षात्कार आपने किया, जो सरकार से जुड़कर एक पहल आपने की है, वो कितना सफल साबित हो सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण क्या, किसे मानते हैं आप? जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, हमारा पूरी तरह से यही हमने रखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और लोग जो हैं बिल्कुल भी जो दुखद घड़ी है, जब किन्हीं की मृत्यु होती है, बहुत दुखद घड़ी है, तो हम उनको जो है पूरे आश्वासन के साथ और अच्छे तरीके से जो है उनका अंत्येष्टि पूर्ण करके, और उनको जो है वो वापस घर जाते टाइम उनके अंदर एक शांति हो। अच्छा, इस शांति के लिए ईशा फाउंडेशन ने वो क्या व्यवस्थाएं की हैं जो लोगों को आप तक पहुंचा सके, जो आप लोगों के लिए एक सहूलियत हो, कि ईशा फाउंडेशन की ओर से आज जो पहल की गई है उससे लोगों को कितना आरामदायक, क्योंकि देखिए ये वो क्षण होता है, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब लोग वो सही और गलत नहीं समझ पाते, वो किस तरह से समझ जो है ईशा फाउंडेशन अपना रही है और क्यों यहाँ पर ही आकर ये सप्ताह कार्यक्रम किया जा सकता है? जी ये हमें बिहार सरकार की तरफ से सौंपा गया है, और यहाँ पे आपका एसी वेटिंग हॉल है। एक चीज़ यहाँ पे है, आप शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो जो भी आए उनके लिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। यहाँ कैंटीन है, ठंडे पानी की, खाने की सब तरह की व्यवस्था है।
अंदर बैठने की। तो जो भी होता है आप देखते होंगे कहीं पे घाट पे गए तो प्रॉपर यहाँ ऑफिस बैठा बना हुआ है, ऑफिस में सबको बिठाया जाता है, सबको पहले शांति प्रदान की जाती है, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है डेथ सर्टिफिकेट का सब कुछ हम करवाते हैं उनसे। फिर इसके बाद जो है वहाँ भी जितने फर्नेंस है उनके पास भी एक एक विश्राम गृह है, वहाँ भी वो शांति से बैठ सकते हैं, तो उनका मन थोड़ा शांत हो। फिर हमने फ़ोटो लगाए हैं, देवी की फ़ोटो है, काल भैरव मंडपम यहाँ आने वाला है, 1-2 महीने में आ जाएगा। उसके पीछे का कारण? जी, तमिलनाडु में जितने 32 क्रेमेटोरियम हमें मिले हैं हर जगह काल भैरव मंडपम है हमारा, काल भैरव जी की मूर्ति है, क्योंकि ये जो मृत्यु के देवता कहे जाते हैं काल भैरव, तो उनके पास जो भी शव आएंगे पहले वहाँ उनको रखा जाएगा। इससे जो है जो आत्मा की शांति, जो कहते हैं सदगुरु जी ने जैसा कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है मृत को भी मोक्ष दिलाना, जो मृत व्यक्ति है उनको भी मोक्ष दिलाना। तो इसके लिए जो रिचुअल्स है वो हम करेंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, ताकि सब चीज़ शांत हो जाए, सब कुछ अच्छे तरीके से निर्वाह हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। अंतिम अगर अंत्येष्टि की बात होती है तो जब कई जगहों पर हम लोग जाते हैं तो कई खर्च सामने आते हैं। खर्चों को किस तरह से समावेशी करेगा ईशा फाउंडेशन, और क्या इसके लिए आपके पास जो कह सकते हैं आम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं उनको कैसे बता पाएंगे आप? जी देखिए, यहाँ पे हमारा अभी के लिए 3 व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक, वुडन फर्नेस और ट्रेडिशनल जो मेथड है। इसके अलावा एक और जो तमिलनाडु में हमारा है वो 32 क्रेमेटोरियम एलपीजी बेस्ड चल रहा है, तो वो भी 1-2 महीने में आ जाएगा। तो इसके लिए हमने जो है एक फ़िक्स चार्ज रखा है 3500, 3500। ये आप इलेक्ट्रिक में जाएं चाहे एलपीजी में जाएं, एलपीजी जो अभी 1-2 महीने में आ जाएगी, तो इसमें आपका ऊपरी कोई खर्चा नहीं है, 3500 खर्चा है। इसके अलावा अगर आप पंडित चाहते हैं तो 250 रुपये, 250 रुपीज़ पंडित जी का चार्ज है। अगर नाई चाहते हैं 150 रुपीज़ नाई का चार्ज है। और जो मुखाग्नि, कुछ लोगों ने देखा है जो मुखाग्नि कहते हैं, मुखाग्नि उनको देना है, तो मुखाग्नि का 500 रुपये चार्ज है, फिक्स चार्ज है, ये सब फिक्स चार्ज है। इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं। इसके अलावा अगर आप फिर आइए वुडन फर्नेस में, यदि आप वुडन फर्नेस में जाते हैं या ट्रेडिशनल में जाते हैं तो आपको लकड़ी का खर्चा ऐड होगा। तो लकड़ी भी जो है हमारा फिक्स चार्ज पे 10 रुपये किलो आम, 20 रुपये किलो सखुआ। तो वुडन फर्नेस जो है, ये फर्नेस एक्चुअली बस हम कहते इसलिए किया गया इस फर्नेस की व्यवस्था, ताकि जो पोल्यूशन है वो हवा में ना जाए, क्योंकि जलने के बाद बहुत सारे मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो मिनरल्स हैं ये हवा में जाती है, दूषित होती है। तो इसलिए फर्नेस में जो भी पॉल्यूशन है वो पानी के स्प्रिंकल के साथ नीचे जमा हो जाती है और केवल CO2 जो है ऊपर हवा में जाती है। तो ये वायु भी प्रदूषित नहीं हो। जी, तो ऐसी 6 वुडन फर्नेस यहाँ पे है और 4 इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है जिनके साथ फर्नेस लगा हुआ है। और वुडन में जो है अगर आप जाइएगा तो केवल फर्नेस में 150 किलो लकड़ी, यानी 3 से 3.5 मन लकड़ी में आपका 3 से 4 मन लकड़ी में हो जाता है। इसके ऊपर और कोई खर्च नहीं है? ऊपर कोई खर्च नहीं है, क्योंकि ऐसा वो मौका होता है जब लोग खर्च नहीं देखते हैं, सहूलियत देखते हैं। इस मौके पर और कोई खर्च ऊपर से नहीं? जी बिल्कुल, कोई खर्च नहीं होगा। यहाँ किसी तरह का दबाव जो है लोग ना डालें, हम इसकी पूरी व्यवस्था रखते हैं। ऊपर से इनको कोई चार्जेस ना हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना मांगे। इसके लिए जो अगर हम लॉगिन करना, ऐसा कुछ भी व्यवस्था है क्या कि पहले से इसके लिए किस तरह से हम इस पर अपने आप को पोर्टल के जरिए या फिर आकर या फिर कॉल के जरिए किस तरह से आप रजिस्टर करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ फ़ोन नंबर हर जगह बोर्ड में भी लगा हुआ है, एक फ़ोन नंबर है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। 83005122। ओके, दिस इज द नंबर। जी, ये नंबर है। और जो आपका ट्रेडिशनल है उसमें भी आपका 7 से 9 मन लकड़ी लगता है, वो भी फिक्स चार्ज है 10 रुपये। तो मोटा मोटी आपका 6 से 7 हज़ार में जिन लोगों ने आया है उनका सब कुछ हो जाता है, जो अगर पारंपरिक में आते हैं। सबसे बड़ी बात समय की, समय कितना लगता है? समय आपका इलेक्ट्रिक में 1 घंटे लगेगा, वुडन में 2 घंटे लगेगा और ट्रेडिशनल में आपका 4 से 5 घंटे लगेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ पर घुस रही थी तो मुझे वो व्यवस्था नज़र आ गई जिसकी बात आप कह रहे हैं, मुझे पार्किंग की व्यवस्था नज़र आ रही है, ये छोटे छोटे जो हॉल्स बनाए गए हैं। एक बार मैं चाहूँगी कैमरामैन फिरोज से भी कि आप दिखाइए कि ये हॉल्स किस लिए है और इसका उद्देश्य क्या है, एक बार वो भी दिखाइएगा। जी चलिए, आपको हम दिखा देते हैं। हम वोटिंग पहले हम प्रार्थना हॉल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग बाद में देखेंगे, आप बस मेरे को एक बार पहले यहाँ से बताइए कि क्या कुछ तस्वीरें में जी आप देखिए, देख पा रहे हैं। ये वेटिंग हॉल 1 है, ये पूरी तरह से वातानुकूलित संचालित है, AC इसमें लगे हुए हैं और पानी की पीने की व्यवस्था है। और इसमें हमारे जो ध्यान लिंग है उनकी भी फ़ोटो है, जहाँ दीप हमेशा जलते रहते हैं वहाँ, ताकि लोगों को शांति मिले।
आराम से बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद ये प्रार्थना कक्ष है, अगर कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो यहाँ प्रार्थना के लिए हमारे सदगुरु जी की फ़ोटो भी लगी हुई और है। अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थना अंदर चल रही है। जी जी चल रही है। कितने लोग मतलब आते हैं इसके लिए, क्या आपके पास? जी अभी तो सदगुरु आ रहे हैं बापू सभागार में, उनका प्रोग्राम है, तो उनके लिए हमारा जो है तैयारी हो रही है, हमारी तैयारी हो रही है। तो उनके लिए कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कैसे, हाँ वॉलेंटियर, स्वयं सेवक हैं पूरे। ये लोग सब कहाँ से हैं? नॉर्थ रीजन से हैं, सभी बिहार के जरूरी नहीं? बिहार के, झारखंड के, बंगाल के जितने लोग ईशा फाउंडेशन जुड़े हैं सब आए हैं यहाँ पे, उनकी मीटिंग हो रही है। अच्छा, इंटरव्यू देखकर अगर कोई लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, ईशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहे, कोई भी जुड़ सकते हैं, ईशा फाउंडेशन से कोई भी जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ओपन है। अगर आप एज ए वॉलेंटियर जुड़ना चाहते हैं तो एक इनर्जाइजिंग प्रोग्राम होता है जिसमें सांभवी महामुद्रा सदगुरु के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ये कोर्स कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल के है। चार्जेस हैं? जी कोर्स के चार्जेज हैं 7 दिन के कोर्स के 3,000 हाँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है। 3,000 से स्टार्टिंग, 3 से 4,000 इसके चार्जेस है। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए वॉलेंटियर जुड़ गए। आप इसके बाद प्रार्थना कक्ष के इसके बाद ये दूसरा वेटिंग हॉल है, ज़्यादा भीड़ होगी तो इसमें भी वो ठहर सकते हैं, ये भी एसी वेटिंग हॉल है। फिर वो ऑफिस है, ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन के जो भी प्रक्रिया है वो पूरी होती है। फिर इसके बाद आप पीछे देख रहे होंगे तो वो हमारा डीजी लगा हुआ है, ताकि पावर कट हो जाए तो हम जनरेटर से भी जो है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम को चला सके। और उधर जो है सौदागृह है। फिर यहाँ 2 तरफ जो है शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था है, और इनके बीच में 2 कुंड है, स्नान कुंड है और अस्थि विसर्जन कुंड है। तो स्नान कुंड में गंगा पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, ताकि लोगों को जो है बहुत दूर नहाने के लिए ना जाना पड़े, यहाँ पे ही वो स्नान कर सकते हैं। और अस्थि विसर्जन की भी व्यवस्था है जो गंगा से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नज़दीकी है गंगा, आप चाहे तो गंगा नदी में भी अस्थि विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल, 20 अब तक आपने बताया कि शवों का अंतिम संस्कार यहाँ पर हो चुका है, उनके परिजन जो यहाँ पर पहुँचे, क्या आपकी उनसे बातचीत उसके बाद हुई कि उन्हें किसी तरह से कोई परेशानी या दिक्कत हुई हो? क्या आपने वहाँ से कुछ फीडबैक लिया कि आगे क्या और सुधार हो सकते हैं? जी हमने बहुत लोगों से फीडबैक लिया और हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग इतना ज़्यादा हर्षोल्लास मतलब उत्साहित और इतने खुश नज़र आए। वो कह रहे थे कि हमने इतनी अच्छी व्यवस्था पाके हम बहुत संतुष्ट हैं और बहुत खुश हैं, हमें मन की शांति मिली यहाँ आके, और हम दूसरों को भी रिफ़र करेंगे। वो ऐसा वो कह के गए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सफल लगा आपको? जी बिल्कुल, हमें लोगों की खुशी ही चाहिए, उनकी शांति चाहिए। वो जैसे आए हैं, जिस तरह आए हैं वैसे ना जाएं, शांतिपूर्वक जाएं। वो चीज़ यहाँ मिल रहा है हमें, और देख के हम बहुत खुश हैं। बहुत जो हमारा मेहनत है वो रंग ला रहा है। और आखिरी एक और सवाल कि सरकार से और क्या सहयोग की अपील करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अगर आप लोगों को सहयोग मिले तो इस क्षेत्र में और बेहतर काम हो सकते हैं। जी सरकार ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया है, ये व्यवस्था हमें संचालन करने के लिए दे दिया है। इसके अलावा सरकार कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और हो जाएगा। अब हम सरकार से और क्या ही लें। चलिए, आखिरी में क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों? जी हम कहेंगे, आप लोग नमस्कार, हम चाहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए और इसे अनुभव करिए। जो देखिए आप हमारी व्यवस्था को देखिए और हमसे संतुष्ट है कि नहीं, हमसे जुड़िए। और हम यही कहेंगे कि आप इस स्पेस को अनुभव करिए, देखिए। अगर आपके परिजन किन्हीं की स्वर्गवास हो जाता है तो आप हमें मौका दीजिए, एक बार देखिए, हम आपकी खातिरदारी करेंगे अच्छे से, और जो भी रिचुअल्स हैं अच्छे से हम उनको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल अमरदीप जी, देखिए आपने जिस तरह से जो बात आखिरी पंक्तियों में कही है, बहुत कह सकते हैं कि इमोशनल मोमेंट इसलिए भी होता है कि वो परिजन, वो व्यक्ति अपने उस व्यक्ति को लेकर साथ आते हैं जिनसे उनका जीवन भर बहुत बड़ा जुड़ाव होता है, और उनकी उस अंतिम यात्रा को यहाँ तक सफल लाना, और अंतिम इच्छा भी वही होगी हर इस परिवार वालों की, हर उस परिजन की, कि उनका जो अंतिम सफ़र हो वो भी आसानी से पूरा हो सके। इस वजह से ईशा फाउंडेशन इसी क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ है आगे वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन वक्त फ़िलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले अमरदीप जी से बात हो रही थी, उन्होंने वॉलंटियर्स की बात कही थी। अब हम उसी हॉल में, और मेरे पीछे वो तमाम वॉलंटियर्स हैं। जब मैं यहाँ घुसी तो बहुत ही प्यार के साथ इन्होंने नमस्कारम कहकर मेरा स्वागत किया। तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से जिस परिचय के साथ आप सभी थे वो उसका स्वागत हम सभी करते हैं। नमस्कार। तो ये तमाम चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि झारखंड से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ जुड़कर ईशा फाउंडेशन के साथ कई क्षेत्रों में काम करने के साथ इस क्षेत्र को भी इन्होंने अपनाया है। आखिर क्यों, इन सवालों का जवाब लेते हैं। नमस्कारम। सबसे पहले आपको किस तरह से आपने ईशा फाउंडेशन को चुना है और किस तरह से आप यहाँ पर एज अ वॉलंटियर जुड़ पाई हैं? मैंने सदगुरु के साथ मैं 2023 से जुड़ी हुई हूँ, और एज अ वॉलंटियर मैं उनके साथ 2023 से ही कर रही हूँ वॉलंटियरिंग। कैसा आपको अनुभव रहा है? हमेशा अच्छा ही अनुभव रहता है। जब भी हम वॉलंटियर करते हैं तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। और जैसा कि सदगुरु कहते हैं, जब आप अपने से ऊपर बढ़ के किसी और के बारे में सोचते हैं तो वो एक और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम वॉलंटियर करते हैं। ठीक है, सारे वॉलंटियर्स, तो मैं चाहूँगी जल्दी जल्दी एक बार सबसे एक्सपीरियंस मैं ज़रूर साझा करूँगी। आपके सदगुरु आ रहे हैं, उसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं? हमारे गुरु आ रहे हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा एक्साइटिंग और कुछ हो ही नहीं सकता है। वी आर वेरी एक्साइटेड। एंड मैं जब से आई हूँ मैं देख रही थी तब से आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या प्रैक्टिस? हम लोग एक मीटिंग्स कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। 27 को प्रोग्राम होना है उसके लिए। ठीक है, एज अ वॉलंटियर क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और क्या गुण होने चाहिए जो आपके लिए सहयोग होगा? अपने आप को पूरी तरह से ऑफ़र कर देना। जो भी हमारे सामने है वो अपने ऊपर से बढ़कर उनको देखना। बस ये एक चीज़ हम अपने अंदर रखते हैं तो बाकी सदगुरु खुद अपना ग्रेस से सब कुछ करते हैं। कितनी शांति मिलती है इस काम में, सबसे पहले तो बताइए। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत शांत हूँ। आप बहुत शांत हैं। बहुत शांत। और कैसा अनुभव रह रहा है यहाँ पे काम करके? ये सारी बातें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि आंतरिक अनुभव है, और मैं अगर आपको बताऊंगा तो शायद लंबी लिस्ट होगी। कितने सालों का अनुभव है यहाँ पे? मेरा बस 3 सालों का अनुभव है। 3 साल। कैसे जुड़े यहाँ पर आप? बस शांति के लिए। मतलब सोशल मीडिया के जरिए जुड़े या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मानते हैं कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रहा है किसी क्षेत्र में? हाँ, मेरे लिए तो सही साबित हुआ है, क्योंकि मैंने सदगुरु को जाना ये सोशल मीडिया के थ्रू से। कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से हैं, और कोलकाता से आपने सोशल मीडिया के जरिए ईशा फाउंडेशन के बारे में सुना? हाँ। और सरकार के साथ इन्होंने जो MOU किया है, इसे कैसे देखते हैं? हाँ, एक बहुत ही एक सकारात्मक स्टेप है। लाइक ये सेफ सॉइल के लिए उन्होंने किए थे, फिर रिवर्स के लिए उन्होंने किए थे कावेरी कॉलिंग। तो ये सब एक सकारात्मक एक स्टेप है जो कि हम लोग को इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे और हम लोग को भी और भी ज़्यादा कॉन्शियस बनाएंगे। आप अपने साथ अकेले हैं और भी आपके साथ कुछ लोगों को लेकर आपने जोड़ा यहाँ से? नहीं, मेरे साथ बहुत जन भी जुड़ा है। इधर मेरे दोस्त भी है, मेरा फैमिली मेम्बर्स भी है। अच्छा, इस क्षेत्र में तो और भी फाउंडेशंस काम कर रहे हैं, ईशा फाउंडेशन ही क्यों? ईशा फाउंडेशन, मेरा एक्सपीरियंस ईशा फाउंडेशन के साथ है, और जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स को, उसका एक ख़ास फ्रेगरेंस होता है, और इसीलिए। ठीक है, इसलिए कहाँ से हैं आप? मैं बिहार पटना से। बिहार पटना से ही हैं। कैसे पता चला आपको ईशा फाउंडेशन के बारे में? ईशा फाउंडेशन के बारे में मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, और मैं 2022 से फॉलोअर हूँ। लगभग 4 साल। जी, लगभग 4 साल से, और सदगुरु जी को सुनते आया हूँ, और सदगुरु जी की बातों से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। उनकी जो बातें होती हैं वो यूथ को और बाकी लोगों को लॉजिकली कनेक्ट करती हैं चीज़ों से। अच्छा, कितना इंस्पायर्ड होंगे क्योंकि अब उनको साक्षात्कार करने का मौका मिलने वाला है 26 और 27 तारीख। जी बिल्कुल, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, कभी प्लानिंग भी कर रहा था कि कब आश्रम जाऊंगा, कब मिलूंगा। तो आज ऐसा हो रहा है कि आश्रम के सारे लोग सदगुरु यहाँ आ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत एक्साइटेड है। अच्छा, उनका कोई एक ऐसी बात जो आप अपने जीवन में गहन करते हो? यही कि हम सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी असीमित है। यही इसी वजह से आपने ये क्षेत्र चुना है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप कहाँ से हैं? पटना से ही। पटना से ही हैं। चलिए, पटना से बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? मैं पटना बिहार से। आप भी पटना बिहार से हैं। किस तरह से ईशा फाउंडेशन के साथ जुड़ पाई हैं, और सबसे बड़ा मकसद क्या रहा है, क्योंकि आप महिला भी हैं, तो क्या ये थोड़ा कठिन भी रहा या आसान रहा?
2018 में मैंने इनर इंजीनियरिंग किया था हैदराबाद में जाके, और तब से मेरी इच्छा थी कि पटना में भी हम लोग इनर इंजीनियरिंग को लेकर आए, ईशा फाउंडेशन आए, सद्गुरु आए, और 2019 का देखा हुआ मेरा सपना 2026 में पूरा हो रहा है और सद्गुरु यहाँ आ रहे हैं। हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो मैं चूँकि मैं खुद एक मदर हूँ, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा जिसमें टच हूँ सद्गुरु के जिस बात से, वो है दुनिया की माता होना। सद्गुरु हमेशा कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए तो सब माँ होते हैं, अगर आप पूरी दुनिया की माँ बन सके तो उससे सुंदर कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। बिल्कुल, देखिए जो अंदर की बात है और जिस तरह से इन्होंने प्रेरणा ली है, उन बातों को ये साक्षात्कार कर रही हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में आप यहाँ पर जुड़ रही हैं, क्यों, कारण क्या है? एक ऐसा समय आया था मेरे जीवन में जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सद्गुरु के मैं 2018 से सुन रही थी, और 2023 में ऐसा कुछ हुआ जिससे मैंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया, और फिर मेरी जीवन पूरी विपरीत हो गई है। और फिर वो सद्गुरु का सिर्फ ग्रेस है, और सच में एक सपना था कि वो पटना आए, और वो आज पूरा हो रहा है इस बार। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ, बहुत लोगों के ज़बान पे ये है, क्या है एक बार बताएंगे? जी, ये 7 दिन का और 4 दिन का मतलब सद्गुरु के द्वारा पूरी तरीक़ा से वो डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये काफ़ी बेहतर है अगर जो आना चाहते हैं तो। आपने किया है? हाँ जी, मैंने किया है। उसके बाद मेरे कैसा अनुभव रहा? बहुत बहुत अच्छा। मैं जो पहले थी और अब जो मैं खुद को महसूस करती हूँ बहुत अलग है। ठीक है, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से जुड़कर आप ईशा फाउंडेशन से भी जुड़ सकते हैं और सद्गुरु के भावनाओं के साथ भी जुड़ सकते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, जल्दी से इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। कितना एक्साइटेड है सद्गुरु आ रहे हैं उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि अब तक आपने उन्हें वीडियोज़ में देखा होगा, उनकी लिखी हुई तमाम किताबों को पढ़ा होगा, आप सामने देखेंगे। जी, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है उनको किताबों से देखना, सुनना, उनके प्रोग्राम को करना, और उन्होंने जिस तरह से मेरे जीवन को छुआ है, आई डोंट थिंक कि मैं ये चीज़ आपको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो बस हमेशा ग्रैटिट्यूड है, और वो यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही खुशी है। इनके जवाब से मुझे एक सवाल मिल गया कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया यहाँ ईशा फाउंडेशन में जुड़ने के बाद? मेरे जीवन में तो बदलाव कहे तो गिन नहीं सकते, गिनने के लिए मतलब हमेशा सभी के पास वर्ड्स नहीं है। मुझे लग रहा है मैं जिनसे भी जवाब मांग रही हूँ सभी कह रहे हैं समय बीत जाएगा, लंबी जवाब। हाँ। गिन नहीं सकते। मेरे लाइफ में अभी भी ऐसा है ना कि हर क्षण बदलाव आते जा रहा है। कल क्या करते हैं आप? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई? मैंने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की है। अभी लाइब्रेरी के लिए मैंने फॉर्म डाला। घर से ऐसा कुछ था कि तुम फाउंडेशन से जुड़ रहे हो, पढ़ाई में थोड़ी कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ था ऐसा, लेकिन कुछ दिनों के संभाला उन सारी चीज़ों को? मैंने उन्हें बताया, और सद्गुरु को वो लोग भी देखते हैं, तो सद्गुरु को जो एक बार देखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो उनकी बात तो हम लोगों को समझ में आती ही है, तो वो लोग समझ रहे हैं। चलिए, परिवार समझ रहे। आप कहाँ से हैं? मैं पटना ही से हूँ। पटना से ही हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो ऊशू खेलता हूँ मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्सा मुझे रहता था। तो मैं जब इनर इंजीनियरिंग किया और सद्गुरु से दीक्षा ली शाम्भवी की, और शाम्भवी का प्रैक्टिस किया, तो फिर मैं बहुत शांत, फिर मेरे में अंदर जैसे अभी बात कर रहे हैं, करुणा बहुत ज़्यादा आ गई। अच्छा, गुस्सा वाला चेहरा एक बार दिखा दीजिए, पहले जैसे गुस्सा होता था। अब भूल सा गया हूँ। चलिए, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बाद यही होगा, मतलब आप अपना उस व्यक्तित्व को भूल जाएंगे जिसे छोड़ने के लिए आप यहाँ पर जुड़े थे। आपका क्या मकसद रहा? मेरा कोई मकसद नहीं था, मुझे बस उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। उनको बहुत पहले से सुनता आया हूँ, 2013 से। फिर 2019 में मैंने शाम्भवी किया इनर इंजीनियरिंग, फिर बस तब से लगा हूँ। सबसे अच्छी बात आपको जो सबसे आसान लगी हो और अपने जीवन में उसे आपने निकाला हो या रखा हो? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा जो निकालना पड़ा हो, सिवाय थोड़ा गुस्सा जो आता था हमें, थोड़ा यही सब गुस्सा ही रहता था जो इन्होंने बताया। ठीक है, आप तो बहुत देर से सुन रहे हैं जो हमने बातचीत की है लोगों से, क्यों लोगों को ईशा फाउंडेशन आना चाहिए? क्योंकि मैं जितनी भी लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रही हूँ, आप देखिए, मैं कैमरामैन फिरोज से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप दिखाइए, एक दो नहीं कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बतौर वॉलंटियर यहाँ पर मौजूद हैं, और इन्होंने ईशा फाउंडेशन क्यों चुना है, उन्होंने प्रोग्राम क्यों किया और क्यों उन्होंने दीक्षा ली, ये तमाम सवाल तो ज़रूर सामने आए। आपके लिए पर्सनली ईशा फाउंडेशन क्यों ज़रूरी रहा इस जीवन के लिए, और आगे किस तरह से लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कारम। ईशा फाउंडेशन मेरे लिए तो जुड़ना कोविड के टाइम पे था। मैंने जब यूट्यूब में देखा, बहुत कूल लगे कि यार ही इज़ वेरी कूल, मतलब ही इज़ बीइंग ए योगी काइंड ऑफ थिंग एंड सो स्पेक्टेकुलर इंग्लिश ही वाज सेइंग, तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट किया। बट मैं जब उनके बहुत डीप चला गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ इनर इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग टर्म्स ही ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग स्टडी करते हैं, तो आपके वो माइंड में जाके आपको वो इंजीनियरिंग करवाते हैं। इट्स
वेरी यूनिक थिंग। मतलब मैं सबको बोलूँगा, सबके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ एक टाइम होता ही है जहाँ पे फाइंड योरसेल्फ कि कहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो वो इसलिए मैं चाहूँगा एक बार ज़रूर आप ईशा कोयम्बटूर में जाइए। और सबसे बड़ी बात, उनको रिलीजन से लेके कोई अटैचमेंट नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी उनके पास जा सकते हैं। एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहता हूँ बिहार गवर्नमेंट को, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विद पटना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था जो ये ईशा सेमेटेम हम लोग को मिला, और इसके कारण सद्गुरु यहाँ पर बिहार में आने का मौका मिला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना टाइम लेके आए कशिश न्यूज़ को, और इतने अच्छे तरीके से आपने हम सबको। थैंक यू सो मच आपका भी। और इधर आप आइए, बहुत देर से फ़ोन लेकर ये बेचारे वीडियो बना रहे हैं। आपसे भी मैं थोड़ा बात कर लूँ। सबका वीडियो बना लिया, लाइए मैं आपका वीडियो बना देती हूँ। ये वाला क्लिप आपको मिल जाएगा। मुझे बताइए, जो यहाँ पर एक खुशनुमा माहौल है, इसे कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि एक तरफ वो परिवार जो दुख की घड़ी में यहाँ पर पहुँचते हैं, और उन सब के बीच अपने वॉलंटियर्स के बीच ऐसा माहौल रखना कितना आसान या कितना मुश्किल? बहुत ही आसान है। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम स्वामी नक्षत्रा है और मैं ईशा योगा सेंटर से करीबन 20 साल जुड़ा हुआ हूँ। और सभी का एक रास्ता होता है कि हमारा एक रास्ता है कि वॉलंटियरिंग से सब चलता है। कहीं भी जाइए ईशा योगा का संस्थान में, आप इस तरह के मुस्कुराने वाले और अपने आप में जो विलिंग लोग होते हैं, उसी के हिसाब से ये सब कुछ सारे सद्गुरु का काम हो जाता है। और इसलिए आसान भी है। आसान उसी लिए हो जाता है, जो अपना है तो काम आसान होता है ना। चलिए, यहाँ सभी अपने हैं और इस वजह से ये तस्वीर आपको नज़र आई। बेहद उत्सुक थे ये सभी बातचीत करने के लिए, इसलिए मैंने कोशिश की कि सभी से थोड़ा थोड़ा बातचीत कर लूँ, ताकि इनकी राय और इनकी सोच आप तक पहुँचा सकूँ कि सद्गुरु जो आने वाले हैं इनके लिए वो कितनी बड़ी बात हो सकती है और उनसे वो क्या सीख लेने वाले हैं। आगे चलिए, अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि क्या वो व्यवस्थाएँ हैं जिसकी असल बातचीत अब तक फ़िलहाल हमने की है। तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं वो भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ कुछ नहीं है, ये ऑफिस है आपका। ऑफिस इलेक्ट्रिक रूम है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं एक बार हम जल्दी से पीछे की तस्वीर भी देख लेते हैं कि पीछे और क्या कुछ व्यवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो बात अमरदीप जी बता रहे थे कि यहाँ पर पौंड की व्यवस्था है, और कहते हैं कि लोगों का जुड़ाव स्वच्छता और साफ सफाई के साथ साथ आस्था से भी जुड़ा होता है। उससे कैसे जुड़ाव कर पाएंगे आप? जी, यहाँ पे जो है आपका ये स्नानागार है, जहाँ पे गंगा पानी की व्यवस्था हमने की है, ताकि लोग यहाँ पे आके शवदाह होने के बाद, अंतिम प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पे वो स्नान भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये अभी हमने पूरी तरह से संचालित नहीं स्टार्ट किया, ये इसे अस्थि कुंड हम बनाने का विचार कर रहे हैं। जो अस्थि विसर्जन है वो यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ इस के थ्रू ये जो है सीधे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और यहाँ पे आपका जो है स्नान करने के लिए चेंजिंग रूम भी है, लेडीज़ का सेपरेट वॉशरूम है, बाथरूम है। इस साइड भी है और इस साइड, दोनों साइड है। एक साथ कितने शवों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम? 18 जी 18। 8 ओपन में है, 4 इलेक्ट्रिक में है और 6 वुडन क्रीमेटोरियम में है। तो 6 4 10 8 18 सब एक साथ। और आप कुछ बता रहे थे इधर क्या महिलाओं के लिए? जी, ये शौचालय 3 है। एक फर्स्ट वाला लेडीज़ के लिए है, और जो सेकंड है वो सेकंड और थर्ड जेंट्स के लिए। इसमें चेंजिंग रूम वगैरह हैं वहाँ पे लेडीज़ के लिए बाथरूम भी है, चेंजिंग रूम भी है। अच्छा ठीक है, और ये कब इसकी शुरुआत होगी? क्योंकि अभी मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। जी, यहाँ ये 3 तारीख को उद्घाटन इसका हो गया था, अभी स्टार्ट है। ये पानी की व्यवस्था आज जो है स्नानागार खुल गया है, ये इसमें स्नान कर सकते हैं लोग। अस्थि विसर्जन के लिए अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम उनको गंगा यहाँ से नज़दीक ही है, बोलते हैं आप अस्थि विसर्जन के लिए गंगा में जा सकते हैं। नहीं तो ये आपका 1-2 हफ्ते में यहाँ भी खुल जाएगा। अस्थि विसर्जन आप यहाँ भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा ऊपर है। ठीक है, ये सारा चीज़ उसी में इंक्लूडेड है जो पैकेज की? जी, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है अमरदीप जी, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये पानी जो है वो गंगा जल की बात हो रही है, साफ सफाई की बात हो रही है, शुद्धता की बात हो रही है, और एक जुड़ाव की बात हो रही है। इसके लिए कितना ध्यान आप लोगों ने रखा है कि यहाँ जो पॉन्ड होगा, यहाँ जो पानी होगी, उसकी कितने दिनों में साफ सफाई होगी, कितने दिनों में इसका रखरखाव किया जाएगा, या हर दिन होगा? जी, महीने में 4-5 बार हम जो है पानी चेंज करेंगे इसका, और इसकी हर डेली जो है इसकी क्लीनिंग होगी, अच्छे से
टूल्स वगैरह पहन के इसकी पानी की क्लीनिंग होगी और इसमें हम केमिकल जैसे क्लोरीन हुआ और कर्पूर हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पानी की गुणवत्ता को बनाए रखे और ऐसा रखे कि इसकी पीएच को बनाए रखे, लोग इसमें स्नान कर सके अच्छे से, ये हम ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियाँ जो है वो सही और असल तौर पर हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाया है कि किस तरह से मोक्ष द्वार में घुसने के साथ ही वो व्यवस्थाएं आपको ईशा फाउंडेशन के ज़रिए यहाँ पर मिलने वाली है। साफ तौर पर हमने देखा कि मोक्ष द्वार से जब आप अंदर प्रवेश कर रहे हों तो उसके बाद आपको कुछ दुकानें नज़र आएंगी, आपके दाहिने ओर आपको कैंटीन नज़र आएगा। ऐसी कई व्यवस्थाएँ हैं जो प्रवेश करने के साथ ही आपको यहाँ नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार यदि आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया तो सारी परेशानी और सारे कार्यक्रमों के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो आपको ईशा फाउंडेशन कर देने वाला है। और ये ईशा फाउंडेशन की अकेले की पहल नहीं है, राज्य सरकार ने इनके लिए बेहद सराहनीय कदम उठाया है और यही कारण है कि इन व्यवस्थाओं को आम जनता तक पहुँचाने की पूरी कोशिश ईशा फाउंडेशन की तरफ से हुई है। उम्मीद है कि आम जनता से जुड़े हुए इस सराहनीय पहल को और भी सराहा जाए। हम और आप मिलकर ऐसे फाउंडेशन को, ऐसी सरकार की पहल को नमस्कार करते हैं। फिलहाल कैमरामैन फिरोज के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, रांची।